Okay, so this point is clear. चलिए next one is, so people and empowerment focus is clear. Value creating through innovation and changes is clear. Attention to the basics is clear. Okay, doing the right things, clear. Freedom to grow and to fail. Next one is emphasis on the future. Emphasis on the future. Emphasis on the future. यानी कि इन लोगों को जो भी एम्प्लॉइज है आपके, emphasize लिख लो, emphasize on the future. Emphasize का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना. जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो गया? एम्फोसिस ऑन या एम्फसाइज ऑन द फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि व्हाट whoever is working in your organization, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके ये कॉन्टेक्स्ट दिमाग में होना चाहिए कि दैट पर्सन इज गोइंग टू ग्रो इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी कि फ्यूचर, उनको एक ब्राइट फ्यूचर दिखना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना. अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं होंगे, सो यू आर गोइंग टू स्टक इन द सेम डेजिग्नेशन, सेम पोजीशन और सेम वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. तो यहाँ पर आपको जो एम्प्लॉइज है उनको बताना है कि यहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ भी है. ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड अगर हम बात करें, गोल ओरिएंटेड अप्रोच है और आप सब लोगों को मिलकर साथ काम करना उस गोल के लिए, और पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ पर क्या है. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रिवॉर्ड. रिवॉर्ड, रिवॉर्ड. अच्छा, रिवॉर्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आज मैं आप लोग का टेस्ट लेती हूँ और जिनका बहुत अच्छा नंबर आएगा या मार्क्स आएगा, आई एम गोइंग टू गिव चॉकलेट और एनीथिंग एज अ रिवॉर्ड. व्हाई आई एम गोइंग टू गिव दैट? हाँ, this is for appreciation and this is going to show that you are better from others, but it is not for demotivating others, but it is going to set the example that you can also do the hard work. सही बात है. So we can also provide reward to those people. उनको reward हम दे सकते हैं जो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. एक हेल्दी कंपटीशन को भी हम चाहें तो इंक्रीज कर सकते हैं. एक होता है अनहेल्दी और एक होता है हेल्दी कंपटीशन. अनहेल्दी कंपटीशन जब होता है जब आप बहुत बायस्ड होते हैं आपके टॉप मैनेजमेंट, तो एक अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट होता है आपके ऑफिस में या फिर आपके एरिया में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे. ठीक है, हेल्दी कंपटीशन इज समथिंग वेयर एवरीथिंग, योर पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन एथिक्स एंड ऑन दैट पॉलिसी एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली. यानी कि अगर मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1000 प्रोडक्ट्स को सेल कराना है. आई बात समझ में? अब दो लोग जो हैं उन्होंने 2000 प्रोडक्ट सेल कराया और बाकी जो लोग हैं उन्होंने 500, 300, 800 यानी 1000 तक नहीं पहुंच पाए. तो यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात आ रही है कि आप कुछ जो कैपेबल थे, कन्विंसिंग जिनका अच्छा था, उन्होंने कर लिया काम और बाकी लोग नहीं कर पाए. अब वो 2% को रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, क्योंकि उसने टारगेट से ज्यादा काम किया और बेहतर काम किया, कम टाइम पे और सेम टाइम पे काम किया है. यानी कि सब लोगों को अगर 10 दिन का टाइम मिला है तो इक्वल टाइम सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड था. स्टिल कुछ ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया. तो ऐसे लोगों को रिवॉर्ड दीजिए ताकि हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो और लोग जो है वो मोटिवेटेड हो कि हम आगे भी चलकर हम भी ऐसा काम कर पाए. लेकिन अगर यही अनबायस्ड हो जाएगा, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर यही सेम सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, कैसे डिफरेंट हो जाए? मान लो कुछ लोगों को 15-20 दिन का टाइम मिला और कुछ लोगों को 10 दिन का टाइम मिला, तो ये बायसनेस हुआ ना, ज्यादा टाइम की वजह से ज्यादा हुआ. यहां पर अगर इफ यू विल गिव रिवॉर्ड देन इट इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट अ अनहेल्दी कंपटीशन एंड अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. सो आपको यहाँ पर आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है और एम्प्लॉइज के अंदर एडेप्टेबिलिटी लेकर आइए अबाउट द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू आर चेंजिंग समथिंग या फिर आप कोई नई टेक्नोलॉजी, यानी मान लीजिए कि आप पहले रजिस्टर पे काम कर रहे थे, अब आपने लैपटॉप दे दिया सबको. सो जस्ट ट्राई कि आपके जो लोग एम्प्लॉइज हैं वो आपके साथ जब काम कर रहे हैं तो उनके अंदर ये चीज नहीं आना चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट एनी न्यू थिंग एंड वी आर गोइंग टू रिजिड. ये चीज आपको हटाना है. ठीक है, सो अडेप्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, adaptation in the employees.
ठीक है। और आपके पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, इट इज नॉट डिपेंड ऑन ओनली द एम्प्लॉयज बट देयर बिहेवियर एंड ऑन देयर बिलीव एज वेल। ठीक है, यानी कि आपका जो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर का मॉडल है, उसमें अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरियल कल्चर किन चीजों से इफेक्ट होता है, तो देयर आर रिसोर्सेस, एनवायरमेंट एंड द वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ठीक है, अगर हम बात करें रिसोर्सेस की, तो आपकी फैमिली में जिस तरीके से आपका फैमिली सपोर्ट होता है, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी तो आपको एक फैमिली सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक स्टार्टअप ज्वाइन करने के लिए भी फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। तो एक फैमिली सपोर्ट, उसके अलावा आपका कहीं कहीं पर रिसोर्सेस की बात कर रही हूँ मैं, फैमिली सपोर्ट, तो फैमिली तो रिसोर्स है, कई बार पैसे भी देती है बिजनेस शुरू करने के लिए। सेकेंड वन इज पॉलिटिकल कनेक्शन, दीज आर कम्स अंडर द रिसोर्सेस। थर्ड वन इज capital and ability to raise capital. So this is also one of the, ये सारे आपके तीन चीजों के बारे में मैं बता रही हूँ। पहला है आपका रिसोर्सेस, द फर्स्ट वन इज रिसोर्सेस, ठीक है। सेकेंड वन इज फैमिली, ये आपका सॉरी एनवायरमेंट, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया एनवायरमेंट, ENVT। थर्ड में लिखिएगा वैल्यू एंड नॉर्म्स। तो ये तीनों जो आपके मॉडल, ये तीनों एंटरप्रेन्योरियल कल्चरल मॉडल के पार्ट है कि रिसोर्सेज भी आपको इफेक्ट करता है और कल्चर को बेसिकली डेवलप करने में एनवायरनमेंट भी, और आपके वैल्यूज और आपके नॉर्म्स भी। अच्छा, एक बात और भी कि ये जो पूरा EOC है एंटरप्रेन्योरियल और जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्रेन्योर। किस पे डिपेंड करता है? एंटरप्रेन्योर पे, कि वो खुद अपने उसने बिजनेस में क्या वैल्यू क्रिएट किया है, कि लोगों को कैसे काम करना है। ठीक है, पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही इनिशिएट किया जाता है। अब जैसा एनवायरनमेंट रखिएगा, आपके एम्प्लॉइज वैसा ही वर्क करेंगे। इफ यू विल बी बायस्ड, द पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क विद ऑनेस्टी। सही बात है ना? चलिए, सो यहाँ पर रिसोर्सेस में क्या क्या आ सकते हैं आपके? फैमिली सपोर्ट, कैपिटल या एबिलिटी टू रेज द कैपिटल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो बेसिक आपका जो बिहेवियर है, लेबर, टेक्नोलॉजी, तो ये सारे आपके रिसोर्सेस में आएंगे। फैमिली सपोर्ट, पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये आपको एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी। फैमिली सपोर्ट, political connection, capital and ability to raise the capital, technology and the labor, technology and the labor। और environment से पता लगेगा कि आपने कहां पर अपना वो बिजनेस सेटअप किया है, वो आसपास का environment भी आपके यहाँ के कल्चर को इफेक्ट कर सकता है। क्या क्या हो सकता है? जियोग्राफिकल लोकेशन, हिली एरियाज में जाओगे, हिली रीजन्स में जाओगे, वहां पर लेबर की बहुत कमी है, बहुत लिमिटेड लेबर्स होंगे, बहुत हाई वेज के होंगे लेबर्स, बहुत हाई वेजेस लेंगे, और आपका जो लोकेशन है वहां पर हो सकता है कि एक ही लैंग्वेज बोली जाती हो, यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेजेस, है ना। तो यहाँ पर आपकी इन्वायरमेंट में आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। रिसोर्सेस लिख लिया, ज्योग्राफिकल, यहाँ पर इन्वायरमेंट में लिखो ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडस्ट्रियल ब्रांच, मार्केट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडस्ट्रियल ब्रांच, मार्केट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, entrepreneurs contacts with suppliers and customers, entrepreneurs contacts with suppliers and customers, suppliers and customers। नेक्स्ट लिखिए वैल्यूज एंड नॉर्म्स। फैमिली वैल्यूज, willingness to take the risk, willingness to take the risk, professional and managerial know-how, professional and managerial know-how, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल नो हाउ। यानी कि सबसे पहले अगर मैं रिसोर्सेस की बात करूं, लिख लिया सबने? एक एक करके मैं अब एक्सप्लेन कर रही हूँ।
फैमिली सपोर्ट की बात करें तो इट कैन बी द पार्ट ऑफ द रिसोर्स, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करेंगे, बिजनेस को सेटअप करेंगे। आपका फिर पॉलिटिकल कनेक्शन, आइडियाज कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, एंड द थिंग्स विल बी डन क्विकली और इजिली, राइट। नेक्स्ट वन इज कैपिटल को रेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए आप में, यानी कि कैपिटल से रिलेटेड नॉलेज और इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या है, वो रिसोर्सेस को आप देखोगे, ये सब रिसोर्सेस हुए ना, रिसोर्स हुए क्योंकि इससे यूटिलिटी है, आपका ग्रोथ है ना। लेबर, लेबर की अवेलेबिलिटी, लेबर में यानी कि मजदूर। नेक्स्ट आए एनवायरनमेंट, कि आप कहां पर काम कर रहे हो, आपका बिजनेस कहां पर है, ठीक है। आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन, कौन से इंडिया के कौन से लोकेशन में आपका है लोकेटेड। इंडस्ट्रियल ब्रांच, देखो जहां पर ज्यादा अनएजुकेटेड लोग या लेबर क्लास पीपल है, अगर आपके कंपनी में या वैसे लोग ज्यादा हैं, तो एटमोस्फियर भी उसी तरीके से क्रिएट होगा, है ना। सो ज्योग्राफिकल लोकेशन, इंडस्ट्रियल ब्रांच, यानी कि आपका जो इंडस्ट्री का ब्रांच कहां पर स्टैब्लिश्ड है। मार्केट, किसको सेल करना है प्रोडक्ट, किसको प्रोडक्ट सेल करना है। मार्केट यानी द एरिया वेयर द ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू डन, परचेज एंड बाइंग। नेक्स्ट वन इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि द बिल्डिंग, मशीनरी यू हैव। नेक्स्ट वन इज एंटरप्रेन्योर का कैसा रिलेशन है अपने कस्टमर्स के साथ और सप्लायर के साथ, तो उस हिसाब से आपका एक बेसिकली एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होगा। नेक्स्ट आते हैं वैल्यूज एंड नॉर्म्स के बेसिस पर कि आपके क्या वैल्यूज हैं, तो आपकी फैमिली वैल्यूज क्या है। अगर आपकी फैमिली वैल्यूज बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, तो यू आर गोइंग टू मेंटेन दैट सोफिस्टिकेशन इन योर ऑफिस एंड योर इंडस्ट्री एज वेल, राइट। नेक्स्ट वन इज फैमिली वैल्यूज जो है ना, में इथिक्स, संस्कार जिसको हम कहते हैं, कहाँ गए वो संस्कार, तो आया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विलिंगनेस टू टेक रिस्क, यानी आप रिस्क लेने के लिए कितने कैपेबल है, या फिर आपकी थिंकिंग क्या है रिस्क को लेकर के, ठीक है। उसके अलावा आपका प्रोफेशनल क्या एक एक्सपर्टीज क्या है आप, ठीक है, एक्सपर्ट कितने हैं, आपको कितना इंफॉर्मेशन या नॉलेज है। तो ये आपके वैल्यूज, नॉर्म्स और यहाँ एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहिए था, नहीं किया है। तो आप एक्सपर्टीज, आपकी फैमिली वैल्यूज, ऐसे सर्विस, ऐसे चीजें जो इंटैंजिबल है, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज एंड नॉर्म्स में आ जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के आपके एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है, जा रहा है शाहिद, जा रहा है। कल्चरल एंटरप्रेन्योरियल, एंटरप्रेन्योरियल मॉडल मतलब एक एंटरप्रेन्योरियल आपके कल्चर को डेवलप करने के तीनों मतलब एक तीन स्ट्रैटेजी है या फैक्टर्स है, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स या फिर डेवलपिंग एंड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, क्रिएटिंग अ कल्चरल एंटरप्रेन्योरियल। अब कैसे कल्चरल एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएट कीजिएगा, तो इसका बहुत इजी आंसर है। पहला तो ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट, एम्प्लॉइज को कैसे ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट के साथ। फर्स्ट पॉइंट इज ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट। सो अब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके स्टार्टअप में जो भी लोग काम कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जस्ट ट्राई टू गिव देम रिस्पेक्ट। क्या देना जरूरी है, रिस्पेक्ट, सम्मान। चाहे वो आपसे छोटे हो बड़े हो, इनको तो सम्मान आप देते ही हो, लेकिन जब आप रिस्पेक्ट अपने एम्प्लॉइज का नहीं करोगे, तो दैट पर्सन, द एम्प्लॉइज आर नॉट गोइंग टू डेडिकेटेड टुवर्ड देयर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉर्पोरेट कल्चर अगर बेहतर, एक बोल सकते हैं ना सर्वाइविंग एटमोस्फेयर बनाना चाहते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज who are working in our organization, because a single person is not going to make the company and they are not going to make the business successful, but it is contributed, the efforts are contributed by multiple, मतलब efforts जो है वो multiple लोगों के द्वारा contributed होता है। एक person company कभी नहीं चला सकता, याद रखिएगा। Top management can make the policy, but implementation is always done by the employees and the working team, या work team, right? So respect देना है। Next one is keep employees
ये एक मिनट, यहाँ पर KELP लिखा हुआ है, यहाँ हेल्प होगा, HELP, हेल्प, हेल्प एम्प्लॉइज टू स्टे हेल्दी, हेल्प एम्प्लॉइज टू स्टे हेल्दी, ठीक है। सो आप अपने एम्प्लॉइज को कैसा एटमॉस्फेयर दीजिए कि जहां पर वो हेल्दी रहे। अच्छा, तुम बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ होता है, नहीं, मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। अगर आप बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड है, तो आप कोई भी चीज में लगन आपका होगा, डेडिकेशन होगा, एफर्ट होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगा, यानी डिले करना, काम छोड़ देना, इनकम्प्लीट करना, वो चीज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका डेडिकेशन, अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और मेंटल प्रेशर है एम्प्लॉइज पे, सो दे आर नॉट एबल टू डू द वर्क एफिशिएंटली, वो अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। सही बात है। तो ऐसे केस में जब आपके कभी एम्प्लॉय सिक भी होते, बीमार होते हैं, तो उनको छुट्टी दीजिए, गिव देम टाइम, गिव देम टाइम, लीव दीजिए, उनको छुट्टी दीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए उनका, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में आप 100% एम्प्लॉइज के हेल्थ प्लान को आप स्पॉन्सर कीजिए, यानी इंश्योरेंस दीजिए उनको, है ना। और एम्प्लॉइज जो है, अगर वो किसी भी रीजन से या फिर हेल्थ रीजन से जॉब करने में उनको प्रॉब्लम है, तो जस्ट ट्राई टू, अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तो उनको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, राइट। और इस केस में आपको इस तरीके का पॉलिसी नहीं होना चाहिए कि इफ द पर्सन इज टेकिंग द लीव आपने उसको फायर कर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज ओपन डोर्स टू कम्युनिकेशन, ओपन डोर्स टू कम्युनिकेशन, ओपन डोर्स टू कम्युनिकेशन, ओपन डोर्स टू कम्युनिकेशन। सो ओपन डोर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पर इस तरीके का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए जहां पर आपको कम्युनिकेट करने में अपने टॉप मैनेजमेंट या हायर अथॉरिटी से प्रॉब्लम ना हो, है ना। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। आज आप लोग अगर जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल होते हैं उनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बताते हैं उनको, और टीचर्स कुछ हैं जो आपको सॉल्यूशन भी देते हैं। लेकिन अगर आपकी बात सुनी जा रही है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू है, आपकी बातों की वैल्यू है। बट यही अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है, इट मींस आपकी बातों की वैल्यू नहीं है। सो अपने बातों को रखने का राइट सबके पास है, लेकिन अगर आप रख नहीं पा रहे हैं, आपका पॉजिटिव बिहेवियर एंटरप्रेन्योर का अपने एम्प्लॉइज के साथ नहीं है, तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन डिस्टेंस बन जाएगा। और कम्युनिकेशन डिस्टेंस की वजह से बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज होंगे जो आप मिस कर जाओगे एंटरप्रेन्योर्स के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। नेक्स्ट वन इज बिल्ड लिखे कैमरेडियरी, कैमरेडियरी, इट्स द वर्ड इज लिटिल बिट लॉन्ग है, ये लिखिए CAMARA, कैमरेडियर इन शॉर्ट, CAMARADERIE, camaraderie. This word is little bit different. Let me explain what the meaning of this word is. Spirit of good friendship and loyalty. तो एक ऐसा environment create कीजिए जहां loyalty हो। loyalty का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रस्टवर्दी, एग्जैक्टली। सो एक स्पिरिट बनाइए जहां पर लोग एक दूसरे पे भरोसा करें, ट्रस्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो, दोस्ती हो, लेकिन फॉर्मल दोस्ती, इनफॉर्मल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जहां पर अगर लोग एक दूसरे के साथ कंपनी में टाइम बिता रहे हैं, जहां 9-10 घंटे रह रहे हैं, वहां पर अगर एक अच्छा एक स्पिरिट, एक टीम स्पिरिट बनेगा, तो वो टीम जो है वो गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। एक सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एटमॉस्फेयर जो है आपके बहुत सारे काम को डिले कर सकता है। फाइनेंस वाले का झगड़ा मान लीजिए HR वाले से हो गया, क्या होगा? सैलरी में दिक्कत। प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ क्या हुआ गया, क्या होगा? सेल्स फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम, है ना। सो ये सिचुएशन को रेज नहीं करना, एक टीम स्पिरिट, फ्रेंडशिप और एक लॉयल्टी वाला एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। सो दिस इज बेसिकली मेंटेनिंग द एंटरप्रेन्योरियल, इट इज फॉर क्रिएटिंग अ कल्चरल
एंटरप्रेन्योरियल या मेकिंग अ कल्चरल एनवायरनमेंट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास